नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारा चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने जो प्राचीन कालीन कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं हम। जैसे नाभादास का भक्तमाल हो गया, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इनके बारे में अध्ययन करने के पश्चात हम आते हैं आधुनिक काल की ओर। आधुनिक काल का हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किन किन कवियों में किन किन रचनाओं के आधार पर किया गया। रचनाएं तो वही हैं, आधारित रचनाएं हैं जिनको हमने आधार बनाकर उनका हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का आधार बनाया है। उन रचनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ चुके थे कि ये रचनाएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। हमें पढ़ना था गारसादे तासी से स्टार्ट करनी थी। तो दोस्तों, उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, आपको इसे आगे बढ़ाना है, आपकी जिम्मेदारी है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही अकेले आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप के ऊपर दारोमदार इसलिए है क्योंकि भाई सभी का साथ मिलेगा तभी साहित्य 247 परिवार आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा एक परिवार है, इसको अगर परिवार मान के चलेंगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, फायदा होगा हमें भी और हमारी कक्षा के लिए भी। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए कक्षा की शुरुआत करता हूं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी वीणाम पुस्तक धारिणी भवयताम जाड्यान्धकारापहाम अस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रथम इतिहासकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल लेखन में। ठीक है, कौन से हैं? प्रथम इतिहासकार नंबर 1 डाल के लिखेंगे गारसा दा तासी। गारसा द तासी, गारसा द तासी। गारसा द तासी प्रथम इतिहासकार। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका शुभारंभ इन्हीं ने किया था। तो छोटे छोटे खंडों में इसको बांटते हुए चलते हैं। ये एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में इसने सर्वप्रथम प्रयास किया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का। ठीक है, और ये भारत में उर्दू के प्रोफेसर पद पर थे। ठीक है, तो गारसा द तासी का सामान्य परिचय अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लिखने का हिंदी छोटे अक्षर हो जाएंगे यार, थोड़े से बड़े ना। हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान, फ्रांस के थे ना ये, इसलिए प्रयास फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांसीसी विद्वान या फ्रेंच विद्वान या
फ्रेंच विद्वान गार्शा द तासी, कौन? गार्शा द तासी ने किया। गार्शा द तासी ने किया। जो भारत में, कौन? जो ये गार्शा द तासी है ना, वही जो भारत में माफ कीजिएगा, उर्दू के प्रोफेसर थे। जो भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे। ठीक है भाई। वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? फ्रांसीसी विद्वान गार्शा दे तासी ने। और ये भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे। ठीक है, उर्दू भाषा के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1839 ईस्वी में, कब? 1839 ईस्वी में इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी, वापस बोलूंगा मैं, इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी। ठीक है, लिखो। इन्होंने 1839 ईस्वी में, इन्होंने 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में इस्तवार दला लिटरेतुर ए लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी। कौन सा? इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी, एंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इस्तवार दला लिटरेतुर ए एंदुई एंदुस्तानी। अब देखो, इस्तवार का मतलब लिखा है इन्होंने इतिहास, लिख लेना इसके नीचे भाई। ठीक है, इतिहास, इस्तवार का मतलब था इतिहास। दला लिटरेतुर का मतलब है लिटरेचर। लिटरेचर में भाई यू बड़ा है ना, यू, इसका मतलब है लिटरेचर। क्या? लिटरेचर। ठीक है। इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई, हिंदुओं की भाषा, हिंदुओं की भाषा, हिंदुओं की भाषा। और हिंदुस्तानी क्या था? मुसलमानों की भाषा, मुसलमानों की या भाषा, अरबी या फारसी निष्ठ। मुसलमानों की भाषा, अरबी फारसी निष्ठ, अरबी फारसी निष्ठ
निष्ठ जो भाषा थी ना वो मुसलमानों की थी, और हिंदुओं की जो भाषा थी वह थी संस्कृत निष्ठ भाषा। कौन सी? संस्कृत निष्ठ। ठीक है भाई। और कुछ बचा इसमें? इस ग्रंथ का प्रकाशन, अब देखो इसका प्रकाशन और लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इस ग्रंथ का प्रकाशन किस नाम से हुआ भाई? इस ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। इस ग्रंथ का प्रकाशन, ग्रंथ का प्रकाशन, इस ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, ट्रांसलेशन कमेटी, माफ कीजिएगा ये अलग है। ठीक है भाई, ये इधर वाला इसको ऐसे कर देता हूं मैं। ठीक है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा, आयरलैंड ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड है। ठीक है। आयरलैंड द्वारा किया गया, द्वारा किया गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये फ्रांसीसी विद्वान थे इन्होंने हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। ठीक है। इनका नाम था गारसा दे तासी। इन्होंने 1839 ईस्वी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बॉस। ठीक है, ले लिया होगा। इन्होंने 1839 ईस्वी में इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा किया गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, आगे बढ़े। ठीक है। माफ कीजिएगा। भाई समझ में तो आ रहा है ना ये चीजें? ये यार थोड़े से मतलब ये ऐसे ही इसमें आएंगे कुछ। ये पहले वाला जो इतिहास ग्रंथ है ना, इसके बारे में थोड़ी विस्तृत अध्ययन कर लेंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, आगे चल के। इसलिए हम इसको थोड़ा लिख रहे हैं, ज्यादा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 2 संस्करणों के अंतर्गत 5 भागों में किया गया। इस ग्रंथ का प्रकाशन, इस ग्रंथ का प्रकाशन 2 संस्करणों के अंतर्गत, 2 संस्करणों के अंतर्गत 5 भागों में, 5 भागों में किया गया। भाई 2 संस्करण कौन कौन से थे वो आपको 2 संस्करण में लिखवा दे रहा हूं। वो 2 संस्करण थे और उन 2 संस्करणों के अंतर्गत 5 भागों में किया गया। ठीक है। तो प्रथम संस्करण था ना, प्रथम प्रथम संस्करण, इसका जो प्रथम भाग था ना, पहले वाला भाग, प्रथम संस्करण का प्रथम भाग। ठीक है। प्रथम भाग यह आया 1839 ईस्वी में। पहला भाग था यह आया 1839 ईस्वी में। ठीक है, इसका प्रथम संस्करण का पहला भाग। ठीक है। और इसका जो दूसरा भाग आया यह आया 1847 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में।
ठीक है। अब द्वितीय संस्करण के अंतर्गत 3 भाग आए। द्वितीय संस्करण, तो इसका जो तीसरा भाग था वह तीसरा भाग आया 1870 ईस्वी में। कब? 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। और जो चौथा संस्करण था, इसका चौथा भाग था, वह भी आया 1870 ईस्वी में। और इसका जो पंचम संस्करण, जो अंतिम संस्करण था, पंचम मतलब संस्करण तो द्वितीय था, लेकिन भाग जो पंचम था वह आया 1871 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण, इसके 2 संस्करण हुए और इसके 5 भाग किए गए। ठीक है, 5 भागों के अंतर्गत यह इतिहास ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इस इतिहास ग्रंथ के बारे में कुछ और जानकारियां लिख लेते हैं। विदेशी विद्वान द्वारा विदेशी जो विद्वान थे, विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। सर्वप्रथम प्रयास किया गया। ठीक है भाई, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास विदेशी विद्वान द्वारा जो किया गया था, वह इसी गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया था। यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखित है। ठीक है, और वर्णानुक्रमिक पद्धति में लिखित है। यह ग्रंथ, लिखो, मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखित है। ठीक है, यह ग्रंथ मूलतः कौन सी भाषा में भाई? फ्रेंच भाषा में लिखित है। यह ग्रंथ वर्णानुक्रमिक पद्धति में लिखा गया। यह ग्रंथ वर्णानुक्रमी पद्धति, अल्फाबेटिक पद्धति, वर्णानुक्रमिक अल्फाबेटिक ही थी, वर्णानुक्रमिक पद्धति में लिखा गया। ठीक है, यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया और यह ग्रंथ मूलतः वर्णानुक्रमिक पद्धति में लिखा गया। इसमें कुल 738 या 39 कवियों का वर्णन किया गया, जिसमें हिंदी के मात्र कितने कवि थे भाई? 73। और अन्य कवि किसके थे? उर्दू भाषा के। ठीक है, लिख लो ये चीजें। इसमें कुल 738 या 39 कवियों का वर्णन किया गया। इसमें कुल 738 या 39, भाई दोनों लिख लोगे, ठीक है, 739, 739, 738 भी पूछा जाता है और 739, ये दोनों माने जाते हैं। कवियों का वर्णन किया गया, जिसमें कवियों का वर्णन किया गया जिसमें हिंदी के मात्र 73 कवि हैं। हिंदी के मात्र 73 कवि
कवि, हिंदी के मात्र 73 कवि और तथा अन्य उर्दू भाषा के कवि थे, तथा अन्य उर्दू भाषा के कवि थे। ठीक है, मात्र हिंदी के 73 कवियों को भाई इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, बाकी जो अन्य थे ना वह है उर्दू भाषा के कवि इसमें लिए गए हैं। ठीक है भाई, ये चीजें लिख ली। इन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के लिए लगभग 66 पुस्तकों को उपयोग में लाए। ठीक है, ये आदमी थे जो 66 पुस्तकों की सहायता ली, जिसमें से 11 पुस्तकें हिंदी की थी। ठीक है, ये चीज भी लिख लो। इन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के लिए 66 पुस्तकों की सहायता ली। इन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के लिए 66 पुस्तकों की सहायता ली। 66 पुस्तकों की सहायता ली, जिसमें से 11 पुस्तकें हिंदी की थी। जिसमें से 11 पुस्तकें हिंदी की थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? सबसे मेन चीज है इसको समझना। ठीक है, इसमें समझने जैसा वैसे तो कुछ भी नहीं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट गया हूं थोड़ा सा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर अच्छे से मतलब देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें क्या है कि इसमें अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, मतलब ये सारे के सारे वैसे तो आंकड़े हैं। ठीक है, याद करने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जो देखो इसका प्रकाशन 2 संस्करणों के अंतर्गत 5 भागों में हुआ। ठीक है, अगर भाग पूछे तो 5 और संस्करण पूछे तो 2। प्रथम संस्करण में 2 भाग आए। एक तो 1839 के अंदर जो प्रथम भाग था वो आया, और 1847 में इसका द्वितीय भाग आया। ठीक है, द्वितीय संस्करण के अंतर्गत 3 भाग आए इसके। ठीक है, एक तो 1870 ईस्वी में आया, दूसरा भी 1870 ईस्वी में आया, और एक 1871 ईस्वी में, यानी कि 3 भाग इस प्रकार से आए। विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया गारसा दे तासी के द्वारा। ठीक है, इसका यह ग्रंथ मूलतः कौन सी? फ्रेंच भाषा में लिखित है। ठीक है, यह ग्रंथ मूलतः कौन से भाषा में? मूलतः यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, सबसे यह वर्णानुक्रमिक पद्धति में लिखा गया है। ठीक है, इसमें 738 या 739 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से हिंदी के मात्र 73 कवि है। ठीक है, 73 कवि है, तथा अन्य कवि किस भाषा के? उर्दू भाषा के भाई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के लिए 66 पुस्तकों की सहायता ली। 66 पुस्तकों की सहायता ली, जिसमें से 11 पुस्तकें हमारी हिंदी भाषा की, बाकी अन्य भाषाओं की। ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है, ठीक है भाई, इतना लिखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद सर्वप्रथम इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद
सर्वप्रथम लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1852 ईस्वी में, इतिहास नाम से 1852 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित करवाया। प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित करवाया। कहां से? प्रयाग इलाहाबाद से, ठीक है, प्रकाशित करवाया। ठीक है भाई, ये इतना लिखने के बाद में आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद करीमुद्दीन, इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद करीमुद्दीन ने तबकाल उल ससुवरा नाम से किया। तबकाल उल ससुवरा नाम से किया इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद। इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद करीमुद्दीन ने, इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद करीमुद्दीन ने तबकाल उल ससुवरा नाम से, करीमुद्दीन ने तबकाल उल ससुवरा नाम से, तबकाल उल ससुवरा नाम से किया। तबकाल उल ससुवरा नाम से किया। भाई ये एक मिनट, ये तबकाल उल ससुवरा है, तबकाल उल ससुवरा, हाँ सही है, तबकाल उल ससुवरा नाम से ही किया था। आचार्य शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को वृहद संग्रह की संज्ञा दी। आचार्य शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को वृहद संग्रह या वृहद संग्रह की संज्ञा दी। ठीक है भाई, इतनी चीजें लिख ली हमने। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृहद या वृहद संग्रह की संज्ञा दी। इस ग्रंथ में प्रथम कवि का नाम अंगद और अंतिम कवि का नाम, इस ग्रंथ के जो प्रथम कवि है ना, उनका नाम तो अंगद और अंतिम कवि का नाम अंगद देव।
ये नहीं, अंगद पंत था। इस ग्रंथ में प्रथम कवि का नाम अंगद, इस ग्रंथ में प्रथम कवि का नाम अंगद तथा अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत था। ठीक है भाई, हेमंत पंत था। अब मुझे एक बात बताओ, ये इतनी सी चीजें हैं, ये आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब देखो, जो ये ग्रंथ तो लिख दिया भाई इन्होंने, किसने? तो गारशद तासी ने। तो इसकी कुछ कमियां निकल के सामने आई, वो कमियां भी हम लिख लेते हैं। इसके जो माइनस पॉइंट, वीक पॉइंट हैं, वो लिखेंगे। तो इसकी कमियां और लिख लो, ठीक है भाई, कमियां, इसकी कमियां, इस ग्रंथ की जो कमियां थी वो इसकी कमियां लिख लो। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया भाई इसमें, सबसे मुख्य कमी। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं, काल विभाजन का इसमें कोई भी प्रयास नहीं किया गया, सबसे मुख्य कमी, सबसे मोटी कमी। ठीक है, दूसरी कमी, इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं किया गया। इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं किया गया। युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं किया गया। ठीक है, नवीन विलोचन शर्मा ने गारसाद तासी को हिंदी के प्रथम इतिहासकार के रूप में स्वीकार किया। यह एक मुख्य लाइन है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो। नवीन विलोचन शर्मा ने गारसाद तासी को नवीन विलोचन शर्मा ने गारसाद तासी को हिंदी का प्रथम इतिहासकार, गारसाद तासी को हिंदी का प्रथम इतिहासकार के रूप में स्वीकार किया। हिंदी के प्रथम इतिहासकार के रूप में स्वीकार किया। ये चीजें समझ में आई है ना भाई? इसमें मतलब जैसे सारे फैक्ट ही हैं, वैसे समझने जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है भाई, अब मैं बताता हूं आपको कुछ चीजें। इसमें देखो, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में। और कहां से इसको प्रकाशित करवाया? प्रयाग इलाहाबाद से। ठीक है, इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद करीमुद्दीन ने तबलका याद आता है, माफ कीजिएगा, तबकाल उल ससुअरा
तत्काल उल ससुवरा नाम से किया। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृहत संग्रह की संज्ञा दी। ठीक है, इस ग्रंथ में प्रथम कवि अंगद तथा अंतिम कवि जो है वो हेमंत पंत है। ठीक है, नॉर्मल सी बात। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए इसकी ये मुख्य कमी है। ठीक है, दूसरी इसकी, इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं है। युगीन प्रवृत्तियां, जो युग की प्रवृत्तियां होती है ना, अलग अलग युग की, क्योंकि इसमें काल विभाजन ही नहीं किया गया, तो युग की प्रवृत्तियां तो कहां से आएंगी। नवीन विलोचन शर्मा जी ने गारसादे तासी को हिंदी का प्रथम इतिहासकार के रूप में स्वीकार किया। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा के लिख लो, IMPORTENT। इतना मैं नहीं लिख सकता, लेकिन आप लिख लो। इसमें से देखो प्रश्न आया हुआ, RPSC में प्रश्न पूछा गया, ये RPSC डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और यह भी पूछा गया। ठीक है, यह भी पूछा गया है RPSC। ठीक है, ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में इसमें से इसके ऊपर प्रश्न आया हुआ है, इसके ऊपर गारसादे तासी हिंदी का प्रथम इतिहासकार किसको माना? नवीन विलोचन शर्मा ने गारसादे तासी को माना, ऐसा करके। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगर आप कह दे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कवि लेते हैं हमारे शिव सिंह सेंगर। है भाई, शिव सिंह सेंगर को ले क्या? बोला जी ले क्या, लोगे ही, बोला वही। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। नंबर दो, शिव सिंह सेंगर। ठीक है भाई, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का किसी भारतीय विद्वान द्वारा जो प्रथम प्रयास किया गया, वो भारतीय विद्वान थे शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया, जो भारतीय थे। विदेशी तो थे गारसादे तासी, और भारतीय है वो है प्रथम शिव सिंह सेंगर। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इस ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। ठीक है, इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसकी भाषा हिंदी तथा पद्धति वर्णानुक्रमिक है, वही उस वाली। ठीक है, तो ये समस्याओं के कारण है इसमें, मतलब ये समस्याएं बनती हैं इसमें, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये फोकस पड़ रहा होगा आपके ऊपर यहाँ पे, तो ये थोड़ी देर पड़ेगा, क्योंकि ये लाइट की वजह से कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। ये भाई साहब लोग है ना, ये भी कुछ नहीं करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकस पड़े तो पढ़ने दो, ऐसे सोचते हैं ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको कल सही कर दूंगा। आज के लिए इस चीज से माफी चाहता हूँ आपसे, हाथ जोड़कर विनम्र अपील है। ठीक है, विनम्र निवेदन है, अपील तो क्या, निवेदन है आपसे, तो आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इन्होंने वर्णानुक्रमिक पद्धति, शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को वृहत संग्रह की संज्ञा दी। ठीक है, जैसे उसको दी वैसे इसको दे दी। ठीक है, शुक्ल जी तो भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेना चाहता आपका, थोड़ा सा फोकस पड़ रहा है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए मैं इस चीज से माफी चाहता हूं आपके लिए, आपके सामने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का किसी भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का किसी भारतीय विद्वान द्वारा
विद्वान द्वारा प्रथम प्रयास था। भारतीय विद्वान द्वारा प्रथम प्रयास था। और फ्रेंच विद्वान द्वारा प्रथम प्रयास, और नहीं मतलब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का ही प्रथम प्रयास वो था गारसा दे तासी का। ठीक है, इन्होंने 1883 ईस्वी में इन्होंने 1883 ईस्वी में इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। कौन सा? शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, इस ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में, इस ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस द्वारा, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस, नवल किशोर प्रेस कहां से? लखनऊ से, लखनऊ से हुआ। ठीक है, हो गया, इसका प्रकाशन भी हमने करवा दिया। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। कितने? लगभग कितने? 1000 कवियों का वर्णन, 1000 कवियों का वर्णन। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। इसकी भाषा हिंदी तथा पद्धति वर्णानुक्रमी भाषा। इसकी भाषा क्या है? हिंदी। इसकी भाषा तो कौन सी है? हिंदी। और इसकी जो पद्धति है ना, पद्धति, इसकी पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति। भाई ऐसे ठीक है रहेगा ना, ऐसे समझाना, जैसे मैं आप ये बता रहा हूं वैसे ठीक है ना। देखो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप लोग खुश रहोगे ना, वैसे ही लिखवा दूंगा। अगर इसको ऐसे बोलोगे भाई ये पॉइंट बनवा के ऐसे लिखवाओ, तो ऐसे भी लिखवा दूंगा, और अगर ऐसे चाहते हो तो ऐसे भी लिखवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को वृहद संग्रह की संज्ञा दी। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को वृहत या वृहद संग्रह की संज्ञा दी। ये हमारे शुक्ल जी है ना, ये हर जगह बोलेंगे कुछ ना कुछ, और इनको याद करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हिंदी में आगे बढ़ना है तो इनको याद करना जरूरी है, बाकी सभी को छोड़ दो, इनको पकड़ के रखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु मानना चाहिए। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु मानना चाहिए।
चाहिए। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु मानना चाहिए। इस ग्रंथ से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने सारे कवियों का उल्लेख नहीं मिलता। इस ग्रंथ से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने सारे कवियों का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्यपुंड या पुष्यदंत को माना। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किन्होंने भाई? शिव सिंह सेंगर ने। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्यपुंड या पुष्यदंत को माना। पुष्यपुंड या पुष्यदंत तीनों एक ही नाम है भाई, एक ही इंसान के नाम है। पुष्यदंत को माना। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्यपुंड और पुष्यदंत को माना। यह आरपीएससी में पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। आरपीएससी ये जो आरपीएससी है ना, आरपीएससी का मुख्य प्रश्न है ये। पता नहीं कितनी बार कितने एग्जामों में इसका प्रश्न पूछा गया है। बार बार इस चीज को दर्शाया गया है, इस चीज को पुष्यपुंड पुष्यदंत किसके अनुसार शिव सिंह सेंगर या शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि किसे माना है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है शिव सिंह सेंगर के अनुसार, तो ये पुष्यपुंड या पुष्यदंत, ये तीनों नाम आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में। ठीक है भाई। अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? ठीक है। इस ग्रंथ का प्रकाशन इन्होंने आदिकाल का प्रारंभ 713 ईस्वी से माना। शिव सिंह सेंगर ने इन्होंने आदिकाल का प्रारंभ कितना? 713 ईस्वी से 713 ईस्वी से माना। 713 ईस्वी से माना। और इन्हीं के अनुसार मैं यहां पे वापस से लिख देता हूं एक बार, वो नीचे लाइन लिख के गया था मैं, जो प्रथम कवि किसे माना? पुष्यपुंड या पुष्यदंत। ठीक है। आदिकाल का प्रारंभ 1713 ईस्वी से इन्होंने माना। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1878 ईस्वी में हो चुका था, परंतु इस ग्रंथ का प्रकाशन 1878 ईस्वी में हो चुका था। 1878 ईस्वी में हो चुका था, परंतु
भाई देखो, इस ग्रंथ का प्रकाशन है ना, वह तो 1878 ईस्वी में ही हो चुका था, परंतु कुछ कमियां रह जाने के कारण 1883 ईस्वी में पुनः प्रकाशित करवाया गया। परंतु कुछ कमियां रह जाने के कारण 1883 ईस्वी में पुनः प्रकाशन करवाया गया। कमियां आप जानते ही हो, कमियां कौन कौन सी रही जा सकती हैं, बहुत सी कमियां हो सकती हैं। हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ था। यह हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ था। ठीक है भाई, और एक चीज और लिख लो, इस ग्रंथ की मुख्य कमी काल विभाजन का कोई प्रयास न किया जाना था। इस ग्रंथ की मुख्य कमी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया जाना था। एक बात बताओ, काल विभाजन का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए है इसकी मुख्य कमी निकल के सामने आई। दोस्तों, हमने दो कवियों को पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे हम जॉर्ज ग्रियर्सन जी को। और जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, वह एक इतने महान कवि हुए हैं, ठीक है, उन्होंने तो बहुत से कारनामे किए हैं। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं पहले ये समझा देता हूं, उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, इन्होंने आदिकाल का प्रारंभ कब से माना? 713 ईस्वी से। अनेक विद्वानों का नाम आएगा, उसमें यह पूछा जाएगा कि आदिकाल का प्रारंभ कब से हुआ, तो इनका भी एक नाम आएगा। ठीक है, 713 ईस्वी से इन्होंने माना। इन्होंने प्रथम कवि पुष्य पुण्य पुष्यदंत को माना। इस ग्रंथ का प्रकाशन तो 1878 ईस्वी में हो चुका था, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह जाने के कारण इसका वापस से प्रकाशन करवाया गया 1883 ईस्वी में। और इसका मुख्य प्रकाशन जो माना जाता है वह यही माना जाता है 1883 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रथम ग्रंथ हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य इतिहास का। ठीक है, इसमें काल विभाजन न होना इसकी मुख्य कमी है। ठीक है, आप जॉर्ज ग्रियर्सन को मेरे भाई कल पढ़ेंगे, और जॉर्ज ग्रियर्सन को पढ़ने के लिए इतना बड़ा खोपड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतनी बातें बता दी अपने ग्रंथ में जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो कल हम उस जॉर्ज ग्रियर्सन को लेंगे और उसको कल सुलटा के और फिर आगे मिस्र बंधु वगैरह इनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर मिस्र बंधु आ जाएंगे हमारे, फिर मिस्र बंधुओं के बाद में आचार्य शुक्ल जी भी आएंगे। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के ऊपर बहुत सी चीजें बता दी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, फिर उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद में जीसी गुप्त और रमाचंद्र शुक्ल रसाल, और फिर बाद में लास्ट एंड फाइनल में नगेंद्र जी को, और नगेंद्र जी के बाद में श्याम सुंदर दास जी को, और उसके बाद में जो अंतिम आदर्श काल विभाजन है वह नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा जो करवाया गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेरे भाई बहुत चीजें बची हुई है मेरे पास, कुछ भी कम नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको भर भर के दूंगा, भर भर के। जो चीजें नहीं मिल रही है ना आपको कहीं पे, वो मेरे पास मिलेगी, ये गारंटी। ठीक है, चिंता मत करना, किसी भी चीज की कोई दिक्कत कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप मौज से आराम से मस्ती से पढ़ते रहो, बस
मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी चीजें दे सकूं। ठीक है दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, आता हूं तब भी कहता हूं, जाता हूं तब भी कहता हूं, मेरे भाई कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। अब तो इतनी चीजें देने के बाद नहीं समझ रहे यार, कम से कम चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसी में मैं खुश हूं बस। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मजाक कर लेता हूं आप लोगों के साथ में। आप लोग जैसा करोगे वैसे मुझे मंजूर है। ठीक है धन्यवाद। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की कक्षा का यहीं पे समापन करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम जॉर्ज ग्रियर्सन को लेंगे और जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद में मिस्र बंधुओं के ऊपर चर्चा करेंगे अगर समय बचा तो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।